अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है द ऑर्गन्स ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एयर जो है वो बॉडी के अंदर जाती है और लंग्स तक पहुंचती है। तो जो पूरा सिस्टम है, अब जो सांस हम लेते हैं या वो नाक के ज़रिए होता है या फिर वो माउथ के ज़रिए होता है। तो नाक या माउथ से ले के लंग्स तक जो पूरा पैसेज है, इसको हम क्या कहते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब इस पैसेज को हम डिवाइड करेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, और वन बाय वन हर स्ट्रक्चर को देखेंगे कि भाई वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके आगे पीछे क्या क्या चीज़ें होती हैं, और फिर जो उसके फंक्शंस हैं वो नेक्स्ट हम फिजियोलॉजी की क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है नोज़, उसके बाद आता है फेरिक्स, फिर आता है लैरिक्स, उसके बाद है ट्रकिया, फिर टू ब्रोंकाई, देन वी हैव ब्रोंक्यूल्स एंड स्मॉलर एयर पैसेजेस। फिर हमारे पास दो लंग्स आ जाते हैं, और उसके लंग्स के इर्द गिर्द जो कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरा। और हमारे पास फिर आते हैं मसल्स ऑफ ब्रीदिंग। ये जो आप 7-8 नाम देख रहे हैं, बेसिकली हमने रिस्पिरेटरी ट्रैक को डिवाइड कर दिया है डिफरेंट हिस्सों में। मैं आपको अभी ये डायग्राम से दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आती है नेज़ल कैविटी, जो नाक के अंदर कैविटी होती है। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक। इसके बाद जो एयर है वो यहाँ से जाती है फेरिंग्स में, और फेरिक्स जो है इसके डबल कनेक्शन होते हैं। एक तो ये नोज़ के साथ भी इसकी ओपनिंग है, दूसरी इसकी ओपनिंग यहाँ माउथ के साथ भी होती है। इसीलिए आप सांस जो है वो नाक से भी ले सकते हैं और वो मुंह से भी ले सकते हैं। तो पहला जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो नेज़ल कैविटी है। उसके बाद हमारे पास आता है फेरिक्स। फेरिक्स से नीचे हमारे पास क्या आएगा, लैरिंक्स। अब फेरिक्स से दो तरह के पाथवेज होते हैं। अगर ये मैं ड्रॉ करूँ, ये फेरिंक्स है, तो फेरिक्स की जो अगली वाली साइड पे है वो होता है ये लैरिक्स, और फेरिक्स की जो पोस्टीरियर साइड पे है वो आगे एक ट्यूब बन जाती है जिसे हम एसोफेगस बोलते हैं, जो बेसिकली स्टमक में ओपन होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो फेरिक्स है ये कॉमन पाथवे है, ये खाने वाले पाथवे में भी, डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए भी, और दूसरा क्या है, रिस्पिरेटरी ट्रैक, दोनों के लिए। फेरिक्स के जो आगे होगा लैरिंक्स होगा, और पिछली साइड पे जो ट्यूब होगी उसे एसोफेगस बोलते हैं, जो जाके स्टमक में ओपन होती है। लैरिक्स के बाद फिर लैरिक्स आगे जाके हमारे पास ट्रकिया बना देता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है वाइट से कलर में, ट्रकिया फिर आगे लंग्स में जाके डिवाइड हो जाते हैं टू मेन ब्रांचेस में, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ये जो ब्रोंकाई होते हैं ये आगे जाके फर्दर स्मॉल ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। तो इस तरह हमने रिस्पिरेटरी ट्रैक को डिवाइड किया था। स्टार्ट कहाँ से किया है, नेज़ल कैविटी से, फिर हमारे पास आया फेरिक्स, उसके बाद लैरिक्स, फिर ट्रकिया, फिर हमारे पास ब्रोंकाई, और फिर हमारे पास ब्रोंक्यूल्स। आज जो हमने पढ़ना है, आज हम सिर्फ नेज़ल कैविटी को पढ़ेंगे, फेरिक्स को पढ़ेंगे और लैरिक्स, यहाँ तक हमने पढ़ना है। उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये जो ऊपर वाला ट्रैक है यहाँ तक, नेज़ल कैविटी से लैरिक्स तक, इसको हम अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। और जो लैरिक्स से नीचे वाला ये ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, इसको लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछ लें। चलिए आगे चलते हैं। तो अब वन बाय वन हमने स्ट्रक्चर्स को देखने। आज के कौन से 3 मेन स्ट्रक्चर्स हैं, नेज़ल कैविटी, फेरिक्स एंड लैरिक्स। द नेज़ल कैविटी इज़ द मेन रूट ऑफ एयर एंट्री। मेन रूट एयर एंट्री का हमारे पास क्या होता है, नाक होती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, नेज़ल कैविटी। इट consists of a large irregular cavity divided into 2 equal passages by a septum। ये नाक जो है, आप बाहर से अगर आप देखें तो बीच में एक सेप्टम है, एक कार्टिलेज है फ्रंट सरफेस पे, और पोस्टीरियर सरफेस पे बोन होती है। तो इससे हमने नेज़ल कैविटी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। द पोस्टीरियर बोनी पार्ट ऑफ द सेप्टम इज़ फॉर्म्ड बाय द इथमॉइड एंड द वोमर। ये 2 बोन्स होती हैं, एक वोमर है और दूसरी इथमॉइड है। और इंटरली इसमें क्या होता है, इस सेप्टम में हियालिन कार्टिलेज होते हैं। ये हमारी नाक है। तो नाक, नेज़ल कैविटी जो है ना, वो यहाँ से आप ये समझ लें कि ये पूरी यहाँ तक, ये जो मैं रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारी हमारी नेज़ल कैविटी है। तो इसको अल्लाह ताला ने 2 हिस्सों में डिवाइड कैसे किया, बीच में सेप्टम एक डाल दी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, नेज़ल सेप्टम। तो इसने नाक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी है, अच्छा, ये जो सेप्टम है, ये जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है, ये बोन से बना हुआ है, और ये जो
इंटीरियर इसकी सरफेस है, यहाँ बोन नहीं होती, यहाँ कार्टिलेज होता है। कौन सा कार्टिलेज होता है? हियालिन कार्टिलेज। और पोस्टीरियर पार्ट कौन सी बोन से बना हुआ है? इथेमॉइड एंड वोमर। ये देखें, ये हमने ना मतलब साइड से कट किया हुआ है, इस तरह बंदा सामने देख रहा है तो साइड से सेक्शन लिया हुआ है, तो ये हमारे पास है नेज़ल सेप्टम, ये जो आपको नज़र आ रहा है, हम साइड से नेज़ल सेप्टम को देख रहे हैं। तो फ्रंट सरफेस हमने क्या किया कि उसमें बोन नहीं होती, वहाँ हमारे पास क्या है? हियालिन कार्टिलेज, ये यहाँ तक। और पोस्टीरियरली हमारे पास ये आप देख रहे हैं कौन सी बोन बना रही है? इथेमॉइड बोन। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास वूमर बोन है। ये दो बोन्स जो हैं सेप्टम को बना रही होती हैं। कौन कौन से हमारे पास आ गई? इथेमॉइड एंड वूमर। और साथ स्टार्ट में हमारे पास क्या है? कार्टिलेज। नेजल सेप्टम का साइड व्यू है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास नेज़ल कैविटी थी, ये हमने नेज़ल कैविटी की बात की, इसकी लेटरल साइड्स पे क्या है, इंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, और इसके बिलो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। द रूफ। अब इसका जो नेज़ल कैविटी का छत होता है वो किससे बना होता है? एथेमॉइड बोन, सेफेनॉइड बोन, फ्रंटल बोन एंड नेज़ल बोन। ये सेप्टम है। तो सेप्टम में सबसे पहले हमारे पास ये इसका छत की बात, हम रूफ़ की बात कर रहे हैं। ये कौन कौन सी चीज़ें बना रही हैं? यहाँ पे मेरे पास ये आ गई नेज़ल बोन। नेज़ल बोन के बाद ये बोन आ गई, इसको मैंने क्या कहा? फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन के बाद ये मेरे पास इथेमॉइड बोन आ गई, ये इथेमॉइड बोन है। और इसके बाद ये सेफेनॉइड बोन है। तो ये चार बोन्स होती हैं जो नेज़ल कैविटी का रूफ बना रही होती हैं। स्टार्ट से अगर सामने से देखें तो पहले नेज़ल बोन आएगी, फिर फ्रंटल बोन, उसके बाद इथेमॉइड बोन, और उसके बाद फिर सेफेनॉइड बोन। फिर हम बात करते हैं इसका फ्लोर कैसे बना होता है। रूफ ऑफ द माउथ एंड रूफ ऑफ द माउथ, ठीक है, नाक से नीचे जो है ना, ये अगर ये अब मेरे पास नेज़ल कैविटी है तो इसके नीचे माउथ होता है, तो इसके अब नाक के नीचे क्या होगा? माउथ होगा। माउथ दो चीज़ों से इसको सेपरेट कर रहा है, मतलब दो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, एक हमारे पास सॉफ्ट पैलेट आता है और एक हार्ड पैलेट आता है। जो स्टार्ट वाला पोर्शन होगा वो बोन का बना हुआ है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? हार्ड पैलेट। और पीछे जो हैं ये मसल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट। तो बेसिकली इस नेज़ल कैविटी का या नाक का जो फ्लोर है वो दो चीज़ें बना रही हैं, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। आगे की तरफ हार्ड पैलेट है, पीछे सॉफ्ट पैलेट है। द रूफ ऑफ द माउथ हो गया एंड कॉन्सिस्ट ऑफ हार्ड पैलेट इन फ्रंट एंड सॉफ्ट पैलेट बिहाइंड। हार्ड पैलेट हमने क्या बोन से बना होता है, तो कौन सी बोन्स होती हैं? मैक्सिला एंड पैलेंटाइन बोन्स। और सॉफ्ट पैलेट में हमारे पास इन्वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। अब ये स्ट्रक्चर है, ये हमने समझे कि नीचे से हम देख रहे हैं, ये ऊपर वाला सेक्शन है, तो ये हमारे पास था फ्लोर, इसके ऊपर है नेज़ल कैविटी। तो ये पीछे जो आपको ग्रीन में नज़र आ रही है ये बेसिकली पैलेंटाइन बोन है, और इसके आगे जो बोन है ये मैक्सिला बोन है। ये दो बोन्स हमारे पास क्या बना रही हैं? हार्ड पैलेट, और इसके पीछे जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो मसल्स हैं। तो इस तरह नेज़ल कैविटी का या नोज़ का फ्लोर बना हुआ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी मीडियल वॉल क्या है। मीडियल वॉल में वही नाक के बीच में जो सेप्टम है वो आ जाता है। जैसे ये है तो ये इसकी मीडियल वॉल ये हो जाएगी नाक की, तो ये इसमें क्या है? हमारे पास सेप्टम है। और पोस्टीरियर वॉल्स में हमारे लेटरल वॉल्स साइडों में क्या है? इसके मैक्सिला है, इथेमॉइड बोन है एंड द इंफीरियर कॉन्के। ये देखें, ये अगर हमारे पास नाक है तो ये जो आपको पर्पल में नज़र आ रही है ये मैक्सिला बोन है। तो इस नाक की साइडों पे हमारे पास लेटरल वॉल्स में क्या चीज़ आ गई? मैक्सिला बोन आ गई, नंबर 1। दूसरी ये जो आपको छोटी छोटी नज़र आ रही हैं इनको हम बोलते हैं इंफीरियर नेज़ल कॉन्के। और उसके अलावा ये जो आपको बोन नज़र आ रही है रेड से कलर में, ये इथेमॉइड। तो ये तीन बोन्स इसकी साइड पे होती हैं, नाक की साइड पे। द पोस्टीरियर वॉल जो है इसकी वो फेरिक्स में ओपन होती है। ये यहाँ पे हमने कहा था ना कि नेज़ल कैविटी के बाद फेरिक्स आता है, तो इसकी पोस्टीरियर वॉल पे नेज़ल कैविटी के हमारे पास क्या होगा? फेरिक्स होगा। तो ये स्ट्रक्चर्स थे जो नेज़ल कैविटी के आगे पीछे और इधर उधर थे। कोई सवाल नेज़ल कैविटी तक हो तो आप लोग पूछ लें, नहीं तो आगे चलते हैं। नाक नोज़ में एक ये हड्डी है जो जिसको हम हार्ड पैलेट कर कह रहे हैं, और वो किन दो बोन से बनी होती है? मैक्सिला और पैलेंटाइन बोन से।
मतलब ये दोनों का कुछ इन, अब ये नहीं आप कह सकते पूरी मैक्सिला जो है वो नाक बना रही है, मैक्सिला बहुत बड़ी बोन होती है, वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रही होती है टुवर्ड नेजल बोन, तो मतलब नाक की जो हड्डी जिसको आप कहेंगे वो मैक्सिला और इससे पैलेंटाइन वगैरह से बनी होगी। सॉरी, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उसके फ्लोर का बता रहा हूँ, जो नाक की हड्डी है वो नेजल बोन ही है, सिंपल एक ही हड्डी है, ये फ्लोर है उसका। और कोई सवाल किसी का? समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं? जी सर आ रही है। ठीक है, कोई एक बंदा बोल दिया, जी सर आ रही है। कोई एक बंदा बोल दिया करे ताकि मैं फिर आगे जाता रह जाया करूँ। ओके सर। अच्छा, अभी हमने नेज़ल कैविटी देख ली, उसके आगे पीछे क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ ओपनिंग्स भी नेज़ल कैविटी में होती हैं। तो ओपनिंग्स क्या हैं? द इंटीरियर नेयर्स और नॉस्ट्रल्स, दो जो ओपनिंग्स आपको नाक की बाहर की तरफ नज़र आ रही हैं इसको हम क्या कहते हैं? इंटीरियर नेयर्स, ये नॉस्ट्रल्स का नाम देते हैं। आर द ओपनिंग्स फ्रॉम द एक्सटीरियर इनटू द नेज़ल कैविटी। नेज़ल हेयर्स आपको पता है नाक के अंदर छोटे छोटे बॉल भी होते हैं, और फाउंड हेयर जिनके आगे पीछे क्या होती है? स्टिकी म्यूकस। और जो पोस्टीरियर नेयर्स, अब दो ओपनिंग्स बाहर है नाक की, तो दो अंदर की तरफ भी हैं जो किस में ओपन हो रही होती हैं? फेरिंग्स में। ये देखें, ये जो नाक की बाहर की तरफ ओपनिंग है इसको हम एक्सटर्नल नेयर्स भी कहते हैं या नॉस्ट्रल्स भी कहते हैं। और फिर जब ये फेरिंग्स में ओपन होती है तो यहाँ पे इसके दो और भी होल्स होते हैं, वो उसको हम क्या कह रहे हैं? इंटरनल नॉस्ट्रल्स या नेयर्स। ये यहाँ देखें, ये फेरिक्स है ना, तो ये दो होल्स हैं, ये हमारे पास है पोस्टीरियर नेयर्स, जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं। The paranasal sinuses are cavities in the bones of the face and the cranium containing air. अब ये है कि जो हमारी फेस की बोन्स हैं उसमें से कुछ बोन्स हैं जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कैविटीज़ बनाई हुई हैं, मतलब कि वो खोखली बोन्स हैं, बाहर की तरफ से तो बोन है पर अंदर उनकी जगह खाली है और उसमें सिर्फ एयर होती है। तो वो जो ये जो हमारे पास, उनको हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं पैरानेजल साइनसिस। और ये जो साइनसिस होते हैं इनकी ओपनिंग्स कुछ नाक नेजल कैविटी में भी आती हैं। देयर आर टाइनी ओपनिंग्स बिटवीन द पैरानेजल साइनसिस एंड द नेजल कैविटी। दे आर लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कंटिन्यूस विद दैट ऑफ द नेजल कैविटी। और ये किससे बनी हुई होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द होती है और ये नेजल कैविटी के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब ये कौन से पैरानेजल साइनसिस हैं ये देख लेते हैं। तो हमारे पास चार साइनसिस हैं। एक है हमारे पास मैक्सिलरी साइनसिस, दूसरा, जी जी सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दें। जी रिकॉर्डिंग ऑन हुई हुई है, आप उसकी फ़िक्र ना किया करें। उसके बाद फ्रंटल एंड सिफेनॉइड साइनसिस हैं, और हमारे पास थर्ड में लास्ट में कौन सा? इथमॉइड साइनसिस। चार साइनसिस हमारे पास हैं जो नाक के आगे पीछे होते हैं। बेसिकली ये साइनसिस जो हैं ये फेस की जो बोन्स हैं उनके अंदर होते हैं। इनकी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो नाक के इस तरफ होंगे ये मैक्सिलरी साइनस है, ऊपर होंगे तो ये फ्रंटल साइनस है, यहाँ पे जो होंगे वो इथमॉइड है, और जो पोस्टीरियर थोड़े से पीछे की तरफ होते हैं वो सिफेनॉइड साइनसिस। ये कैविटीज़ हैं, इनका लिंक भी नेजल कैविटी में ये ओपन हो रही होती हैं। तो यहाँ तक हमारा नेजल कैविटी हो गया है ख़त्म। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फेरिक्स। द फेरिक्स इज़ अ ट्यूब 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब ये आपके MCQs में आ सकता है कि फेरिंग्स की लेंथ कितनी होती है। दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द लेवल ऑफ द 6th सर्विकल वर्टिब्रा। वर्टिब्रा का कुछ आपको पता है कि टोटल हमारी बॉडी में कितने वर्टिब्रा होते हैं? किसी को पता हो? 33 सर। जी 33, जी बिल्कुल गुड, 33 टोटल होते हैं ना। तो जो फर्स्ट 7 होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो नेक के वर्टिब्रा होते हैं ना। तो ये फेरिक्स कहाँ तक जाएगा? बेस ऑफ स्कल से शुरू होगा और किस लेवल तक जाता है? 6th सर्विकल वर्टिब्रा। अब ये भी MCQs में आ सकता है कि फेरिक्स कहाँ तक जाता है? 6th सर्विकल वर्टिब्रा की तरफ तक जाता है। इट लाइज बिहाइंड द नोज, माउथ एंड लैरिक्स एंड इज वाइडर एट इट्स अपर एंड। ये नाक के पीछे होता है, माउथ के भी पीछे होता है, लैरिक्स के भी पीछे होता है, और अपर एंड से वाइडर होता है और लोअर एंड से ये नैरो होता है। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया फेरिक्स को, नेजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स, हाइपोफेरिक्स। नेजोफेरिक्स वो है जो नाक की तरफ से ओपनिंग आ रही होगी, उसको हम नेजोफेरिक्स नाक से मिला दिया। ओरो जो माउथ से ओपनिंग आ रही होगी, और हाइपो जो इसका रेस्ट ऑफ द पोर्शन होगा फेरिक्स का। ये डायग्राम देखें, ये नेज़ल कैविटी है, तो नेज़ल कैविटी कहाँ ओपन हो रही है? फेरिक्स में, जो आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है, इसलिए इस पोर्शन को हमने नाम क्या दे दिया? नेजोफेरिक्स। इसके नीचे वाला जो ये हिस्सा है ये किधर से आ रहा है? ये माउथ से आ रहा है, तो इसको हमने क्या कह दिया? ओरोफेरिक्स।
और ओरोफेरिक्स से जो नीचे वाला हिस्सा रेस्ट ऑफ द हिस्सा रह जाएगा उससे हम क्या कहेंगे, लेरिंजोफेरिक्स या हाइपोफेरिक्स भी कहते हैं। ये पीछे वर्टिब्रा होते हैं, तो ये जहाँ तक 6 होंगे उस लेवल तक आपके पास फेरिक्स होता है, यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि इसके साथ स्ट्रक्चर्स क्या है, फेरिक्स के ऊपर नीचे आगे पीछे कौन से स्ट्रक्चर हैं। तो सुपेरली हमारे पास क्या है, बेस ऑफ द स्कल आती है, जो सादा ज़बान में खोपड़ी जिसको आप कहते हैं। ये यहाँ पे खोपड़ी होगी तो उसके नीचे होती है, तो खोपड़ी से नीचे फेरिक्स शुरू होता है। ये कोर डायग्राम है, ये देख लें, ये बेस ऑफ स्कल हम इसको कहते हैं, इसके नीचे से शुरू होती है फेरिक्स। अच्छा, तो इसके ऊपर हमारे पास क्या आ गया, बेस ऑफ स्कल आ गया। इन्फीरियरली मैंने आपको कहा था कि शुरू में बताया कि फेरिक्स की 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक लैरिक्स की तरफ जाती है और दूसरी स्टमक की तरफ जाती है थ्रू ऑसोफेगस। तो इन्फीरियरली वो कह रहे हैं कि ऑसोफेगस के साथ होता है। ये यहाँ आप देखें कि यहाँ तक हाइपोफेरिक्स या लेरिंजोफेरिक्स ख़त्म हो गया, तो उसके बाद ये कहाँ ओपन हो रहा है, ये ओपन होता है एसोफेगस में, जहाँ से कहाँ जाता है, स्टमक में। तो इन्फीरियरली इसमें एसोफेगस आ गया, ऊपर बेस ऑफ स्कल आ गया। इंटेरली अगर मैं देखूं तो यहाँ इसकी कोई कंप्लीट वॉल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी ओपनिंग है नेज़ल कैविटी में, ये इधर भी ओपनिंग है माउथ में भी, और ये नीचे लैरिक्स में भी ओपनिंग है। तो इसकी इसलिए हम कहते हैं इसकी इंटीरियर वॉल इनकम्प्लीट है। और पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियरली वही वर्टिब्रे सर्विकल वर्टिब्रा आ जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरह ये चीज़ें फेरिक्स के ऊपर नीचे या आगे पीछे। इसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सुपेरली हमारे पास फेरिक्स में क्या है, द इंफीरियर सरफेस ऑफ द बेस ऑफ स्कल। इन्फीरियरली क्या है, इट इज़ कंटिन्यूस विद ऑसोफेगस। इंटेरली क्या है, वॉल इज़ इनकम्प्लीट है, क्योंकि ओपनिंग्स इसकी नाक में भी आ रही हैं, माउथ में भी आ रही हैं और लैरिक्स में भी आ रही हैं। पोस्टरली हमारे पास क्या है, बॉडीज़ ऑफ द फर्स्ट 6 सर्विकल वर्टिब्रा, क्योंकि जहाँ तक जब 7 शुरू होता है तो वहाँ पे फेरिक्स ख़त्म हो चुका होता है, ऑसोफेगस शुरू हो जाता है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, जी जी। वो इंसान सीआर ने मैसेज किया कि मैं कोर्ट में हूँ तो मुझे लीव पर लगा ले। चलें ठीक है। ये ऑडियोलॉजी का सीआर यहाँ पे है या नहीं, इस वक्त क्लास में है? सर वो हमारा ऑप्टोमेट्री वाला है सर। नहीं नहीं, मैं ऑडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, उसका सीआर है अभी क्लास में या नहीं? जी सर जी। अच्छा, या आपने ना अभी अटेंडेंस लगानी है, जो जो बच्चे प्रेजेंट हैं ना उनके नाम लिख के मुझे फिर भेज देना आज, वो अगर दूसरा सीआर नहीं है तो ठीक होगा। अच्छा उसको लीव दे दे। जी, जिसको लीव दे देंगे दे देंगे। ओके। तो ये वही डिफरेंट डायग्राम्स हैं जिसमें मैंने आपको बेसिकली पाथवे दिखाना था कि ये किस तरह नीचे की तरफ जाता है। अब हमने इसके 3 पार्ट्स किए फेरिक्स का, तो सबसे पहले हम नेजोफेरिक्स से शुरू करते हैं कि नेजोफेरिक्स क्या है। द नेजल पार्ट ऑफ द फेरिक्स लाइज बिहाइंड द नोज अबव द लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट किधर था, जो माउथ का रूफ था। बेसिकली ये नेजल कैविटी है, तो यहाँ से नेजोफेरिक्स शुरू हो जाता है ना। तो नेजोफेरिक्स किधर है, यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट होगा, इस जगह पे, उससे ऊपर होता है। On its lateral wall are the 2 openings of the auditory tubes, one leading to each middle ear। अब जो नेजोफेरिक्स अगर मैं सामने से ड्रॉ करूँ तो ये अगर नेजोफेरिक्स है, इसकी साइड से 2 ट्यूब्स जा रही हैं। वो 2 ट्यूब्स किधर जाती हैं, वो ट्यूब, ये माइक बंद कर दें। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जो नेजोफेरिक्स, ये अगर नेजोफेरिक्स है मेरे पास, मैं सामने से देख रहा हूँ, तो इसके लेटरल वॉल से 2 यूँ ओपनिंग्स हैं जो कहाँ जा रही होती हैं, जो बेसिकली ट्यूब्स बन जाती हैं, और वो कहाँ जाती हैं, मिडल ईयर में जाती हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये नेजोफेरिक्स है, तो यहाँ से ये एक ट्यूब जा रही है कान की तरफ, ये इसके साइडों से। पहली बात हमने क्या की कि फेरिक्स किधर है, ये नाक के पीछे है और सॉफ्ट पैलेट से ऊपर होता है। दूसरी बात हमने क्या की कि इसकी लेटरल साइड्स पे 2 ट्यूब्स हैं जो किधर जाती हैं, मिडल ईयर में। ऑन द पोस्टीरियर वॉल, अब इसकी पिछली सरफेस पे, इस सरफेस की बात हो रही है, ये साइड व्यू है। आर द फेरिंजियल टॉन्सिल्स या एडिनॉइड्स हैं कंसिस्टिंग ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, इसका इम्यूनिटी से काम होता है। दे आर मोस्ट प्रोमिनेंट इन चिल्ड्रन अप टू अप्रॉक्सीमेटली 7 years ऑफ एज, देयर आफ्टर द ग्रेजुअली एट्रोफी। 7 साल तक तो प्रोमिनेंट होते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। ये किसकी बात हम कर रहे हैं, एडिनॉइड्स या फ्रिंजियल टॉन्सिल्स की। ये हमारे पास होते हैं, ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द, ये फेरिक्स यहाँ से स्टार्ट हो गया ना हमारे पास, यूँ ये फेरिक्स है। तो फेरिक्स की पोस्टीरियर सरफेस पे लिम्फॉइड टिश्यू होता है जिसको हम एडिनॉइड्स कहते हैं। और इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, फ्रिंजियल टॉन्सिल्स। 7 साल तक ये प्रोमिनेंट होंगे, उसके बाद ये
ख़त्म होने लग जाएंगे। तो ये 4 बातें थी नेज़ोफेरिक्स के बारे में। क्या क्या थी इसको दोबारा देख लेते हैं। पहली बात क्या है कि जो फेरिक्स का नेज़ल पार्ट है सॉफ्ट पैलेट से ऊपर ऊपर होता है। दूसरी बात क्या है, 2 ट्यूब्स जाती हैं जो कान की तरफ जाएंगी। तीसरी क्या है, इसकी पोस्टीरियर सरफेस पे एडिनॉइड्स होते हैं या लिम्फॉइड टिश्यू। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट था ओरोफेरिक्स। अब ओरोफेरिक्स देख लेते हैं। तो ओरल पार्ट ऑफ द फेरिक्स लाइज बिहाइंड द माउथ। अब वो जो था ना नेज़ोफेरिक्स वो नाक के पीछे था, तो ओरल पार्ट किधर होगा, ये माउथ के पीछे होगा। एक्सटेंडिंग फ्रॉम बिलो द लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, ये सॉफ्ट पैलेट के नीचे है, वो सॉफ्ट पैलेट के ऊपर था जो नेज़ोफेरिक्स था। टू द लेवल ऑफ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा, थर्ड तक जाएगा। हमने पहले पढ़ा कि फेरिक्स 6 तक होता है, तो जो 4 to 6 है वो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा लेरिंजोफेरिक्स या फिर हाइपोफेरिक्स। द लेटरल वॉल्स ऑफ द फेरिक्स ब्लेंड विद ए सॉफ्ट पैलेट टू फॉर्म 2 folds ऑन ईच साइड। अब जो इस फेरिक्स का पार्ट होता है ओरोफेरिक्स का, वो सॉफ्ट टिश्यू के साथ ब्लेंड करके 2 folds बनाते हैं। उन 2 folds के दरमियान भी एक लिम्फॉइड टिश्यू होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पैलेंटाइन टॉन्सिल। ये जो आपको टॉन्सिल्स नज़र आ रहे हैं ये पैलेंटाइन टॉन्सिल है। इसकी एक और तस्वीर ये यहाँ पे ये अच्छी दी हुई है। ये यहाँ पे जो टॉन्सिल्स बने हैं ये पैलेंटाइन टॉन्सिल्स है। ये किसने बनाया है, ओरोफेरिक्स ने बनाया है। जो यहाँ पे टॉन्सिल्स थे एडिनॉइड्स जिसे कह रहे थे, फ्रिंजल टॉन्सिल्स, ये कौन बना रहा था, नेज़ोफेरिक्स। ड्यूरिंग स्वेलोइंग द नेज़ल एंड ओरल पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय द सॉफ्ट पैलेट एंड द यूवुला। यूवुला और सॉफ्ट पैलेट का क्या काम होता है कि जब आप खा रहे हों तो जो नेज़ल पैसेजेस है, सांस वाला जो नाली है उसको, और ओरल पार्ट्स जो खाने वाले हैं उन दोनों को अलग कर सकें, ताकि जो आप खा रहे हैं वो सांस की नाली में ना जाए। जी जी सर, एडिनॉइड टॉन्सिल्स और पैलेटाइन टॉन्सिल्स ये स्पेशली किस लिए होते हैं, मतलब इनके स्पेसिफिक क्या वर्क होता अच्छा, है? अभी तो हम सिर्फ पढ़ रहे ना एनेटमी। अभी सिर्फ आप ये याद रखें कि एक एडिनॉइड्स इधर हो गया, दूसरा पैलेंटाइन हो गया, तीसरा लिंगुअल हो गया। जबकि फिजियोलॉजी की क्लास होगी ना, उसमें मैं आपको डिटेल में फंक्शंस बताऊंगा। फिलहाल आप माइंड में रख लें कि इनका इम्यूनिटी से काम होता है। लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं ना, तो यहाँ पे आपके लिम्फोसाइट्स वगैरह बनते हैं कि अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगी तो यहाँ से वो निकलेंगे और वो जाके उसे कंपैक्ट करेंगे। ठीक हो गया, इम्यूनिटी से इसका काम होता है, पर इनकी डिटेल फिजियोलॉजी वाले लेक्चर में आएगी। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, ये हमारे पास हो गया ओरोफेरिक्स। फिर लास्ट पोर्शन जो है वो हाइपोफेरिक्स है। द लेरिंजल पार्ट ऑफ द फेरिक्स एक्सटेंड फ्रॉम द ओरोफेरिक्स अबव एंड कंटिन्यूस एज द एसोफेगस बिलो। ऊपर इसके क्या होगा, ओरोफेरिक्स होगा, नीचे क्या ओसोफेगस है, और ये इसका क्या लेंथ होती है, 3rd to 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब हम देखते हैं कि फेरिक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। फेरिक्स में बाहर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट होती है, कहीं थिक होती है, कहीं थिन होती है। इसका काम क्या है, दिस लाइनिंग प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग टिश्यूज फ्रॉम द एब्रेसिव एक्शन ऑफ फूड स्टफ्स पासिंग थ्रू ड्यूरिंग स्वेलोइंग। जब खा रहे हैं तो उसकी वजह से जो खाने की चीज़ें हैं, जो मूवमेंट वगैरह हो रही है, उससे प्रोटेक्ट करता है कि जो अंदर फेरिक्स के स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज ना हो, खाना सीधा नीचे ओसोफेगस की तरफ पास हो जाए। तो बाहर वाली साइड हमारे पास इसमें क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके अंदर हमारे पास सब मुकोसा होती है। द लेयर ऑफ टिश्यू बिलो द एपिथेलियम इज रिच इन म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। उसके बाद सब मुकोसा है जिसमें हमारे पास लिम्फॉइड टिश्यू है, वो उसका क्या काम होता है, इन्फेक्शन से कंपैक्ट करते हैं। तो पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी, इसके स्ट्रक्चर में म्यूकस मेम्ब्रेन है, दूसरी सब मुकोसा, तीसरी हमारे पास मसल्स होते हैं, उसको हम कौन से मसल कह रहे हैं, स्मूथ मसल। The pharyngeal muscles help to keep the pharynx permanently open so that breathing is not interfered with. pharyngeal muscles का क्या काम होता है कि आपका pharynx open ही रहे ताकि breathing में कोई मसला ना आए। Sometimes in sleep and particularly if sedative drugs or alcohol have been taken, the tone of these muscles is reduced and the opening through the pharynx can become partially or totally obstructed. इसमें ये होता है कि आप सो रहे हों या आपने कुछ सीडेटिव ड्रग्स लिए, अल्कोहल लिए, तो ये जो ओपनिंग है फेरिक्स की ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, थोड़ी सी नैरो हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि जो मसल्स हैं फ्रिंजल मसल्स ये थोड़ा कम काम करने लग जाते हैं, इनको जो इनर्वेशन है वो कम मिल रही है। इससे क्या होगा, खराटे जिसको जो हम मारते हैं, जिसको हम स्नोरिंग कहते हैं, वो इस वजह से होती है कि जब एयर पैसेजेस है वो प्रॉपर नहीं है, फेरिक्स थोड़ा सा बंद हो जाए तो उससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, स्नोरिंग प्रोड्यूस होती है और पीरियोडिक वेकनिंग्स, बंदा उठ भी सकता है बार बार नींद में, विच डिस्टर्ब स्लीप।
constrictor muscles are responsible for constricting the pharynx during swallowing, pushing food and fluid into the esophagus। एक और हमारे पास मसल्स हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं, constrictor muscles। इनका मकसद होता है कि फेरिक्स को बीच में constrict कराएं ताकि फूड जो है वो सीधा esophagus से मैदे की तरफ जाए, वो इधर लैरिंक्स वाली साइड पे ना आए। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स थे फेरिक्स में। बाहर सबसे क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये प्रोटेक्शन देता है सरफेस को और अंदर के स्ट्रक्चर्स को। उसके बाद हमारे पास सब मुकोसा आया जिसमें लिम्फॉइड टिश्यू है, एंड देन हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं। उसमें फ्रिंजल मसल्स हैं जिनका काम होता है फेरिक्स ओपन ही रहे तो बीच में वो मतलब बंद ना हो, जिसकी वजह से कोई स्नोरिंग वगैरह नींद में प्रोड्यूस ना हो। और दूसरा क्या है, कंस्ट्रक्टर मसल्स होते हैं जिनका काम होता है कि खाने को उधर एसोफेगस के थ्रू स्टमक में लेके जाएं। तो यहाँ तक फेरिक्स का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसकी है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई इस फेरिक्स को फेशियल आर्टरी से मिलता है। वीनस रिटर्न वेन भी फेशियल बन जाती है, और दूसरी हमारे पास क्या है, इंट्राजुगुलर वेन्स। ये सिर्फ आपने नाम याद करने। द नर्व सप्लाई फ्रिंजल प्लेक्सिस को पैरासिम्पैथेटिक भी मिलती है और सिंपैथेटिक, दोनों सप्लाईज इसको मिलती हैं। पैरासिम्पैथेटिक 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व से मिलते हैं। जो हमारा दिमाग है ना, इससे 12 नर्व्स निकलती हैं, 12 पेयर्स निकलते हैं। तो जो 9th एंड 10th है वो इसको सप्लाई करती है। और सिंपैथेटिक सप्लाई हमें कहाँ से मिलती है, सुपीरियर सर्वाइकल गेंगलिया। इसमें कुछ इतना समझाने वाला नहीं है, सिर्फ रोट लर्निंग है, ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। तो यहाँ तक फेरिक्स हमारा हो गया है कंप्लीट। यहाँ तक कोई सवाल हो फेरिक्स से रिलेटेड तो पूछ लें, नहीं तो आगे लैरिंक्स करते हैं। जी जी आपने कहा है कि जब मतलब सांस सही नहीं आ रहा होता तब खराटों के जी जी। तो सर अक्सर लोग ये कहते हैं कि कोई थका हुआ ज्यादा हो तो उसका भी जवाब। तो ये हमने बात ये हमने बात की ना, सिडेटिव ड्रग्स हो गई, ठीक है, या अल्कोहल हो गई, या बंदा थका हुआ है, या बुजुर्ग हो गए, तो उसमें इस मसल की ये जो टोन है जिसका काम है फेरिक्स को ऑल द टाइम ओपन रखना, ये उस तरह वर्क नहीं कर रहे जिस तरह एक यंग बंदे में कर रहे होते हैं। तो जब ये उस तरह काम ऑप्टिमम नहीं कर रहे होंगे तो थोड़ी बहुत फेरिक्स क्लोज होना शुरू हो जाएगी। जब वो क्लोज होगी तो वो ब्रीदिंग में इंटरफेयर करेगी तो स्नोरिंग प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स को हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। जो भी हम बोलते हैं, कितना ऊंचा बोलेंगे, किस पिच से बोलेंगे, भारी आवाज़ होगी, हल्की आवाज़ होगी, उसमें लैरिंक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लिंक्स द लेरिंजोफेरिक्स। अब लेरिंजोफेरिक्स लास्ट पार्ट था फेरिक्स का, एंड द ट्रेकिया। और लैरिंक्स से नीचे ट्रेकिया होता है। तो लैरिंक्स क्या है, ये लेरिंजोफेरिक्स और ट्रेकिया के दरमियान में है। इट लाइज एट द लेवल ऑफ 3rd, 4th, 5th एंड 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये 3rd सर्वाइकल वर्टिब्रा से शुरू होगा और 6 पे ख़त्म होगा। ये फेरिक्स के आगे होता है, मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था। Until puberty, there is little difference in the size of the larynx between the sexes. Thereafter, it grows larger in the male, which explains the prominence of the Adam's apple and the generally deeper voice. उसके बाद ये होता है कि लैरिक्स जो है ये मर्दों में स्पेशली ज़्यादा ग्रो करने लग जाता है, जिसकी वजह से उनके ये नेक पे एक उभार सा आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। और इसी वजह से अमूमन मर्दों की आवाज़ डीपर होती है, भारी होती है। ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। ये लैरिंक्स की आउट ग्रोथ की वजह से होता है, जो स्पेशली मेल्स में ज़्यादा होती है। ये लैरिंक्स सामने से है, यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये इसका फ्रंट व्यू है, और ये साइड व्यू है, ये बैक साइड है। अभी हम इन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि लैरिंक्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ से शुरू होगा 3rd सर्वाइकल वर्टिब्रा से, और कहाँ तक जाएगा, 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। पोस्टीरियर व्यू भी दिखाया गया। स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद द लैरिंक्स, सुपीरियरली द हेड बोन एंड द रूट ऑफ द टंग। अब ये लैरिंक्स है तो इसके ऊपर हमारे पास क्या हड्डी पड़ी होती है, हेड बोन, जिसे हम कहते हैं नहीं है कि गर्दन की हड्डी, वो ये होती है बेसिकली हेड बोन। ये इसके ऊपर है, और यहाँ से ज़ुबान भी जा रही होती है। तो सुपीरियरली हमारे पास लैरिंक्स के ऊपर क्या आ गया, हेड बोन आ गया, और दूसरी हमारे पास क्या आ गई, टंग आ गई। इन्फीरियरली इट इज़ कंटिन्यूस विद द ट्रेकिया। इन्फीरियरली जो है ये ट्रेकिया में बन कन्वर्ट हो जाता है, जो आगे लंग्स के में एयर लेके जाएगा। तो इन्फीरियरली ट्रेकिया आ गया, ऊपर हमारे पास हेड बोन आ गई। इंटीरियरली द मसल अटैच टू द हेड बोन एंड द मसल्स ऑफ द नेक। अब ये होता है कि इस हेड बोन के साथ ना बहुत से इस तरह मसल्स अटैच हुए हुए होते हैं, तो वो मसल्स इसके लैरिंक्स के आगे आ जाएंगे। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये मसल्स, ये हेड बोन है हमारे पास, तो उससे मसल्स निकले होते हैं, तो ये लैरिंक्स के आगे आ जाते हैं।
पोस्टेरली द हाइपोफेरिक्स एंड 3rd to 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। मैंने आपको बताया था कि लैरिक्स फेरिक्स के आगे होता है, तो पोस्टेरली इसके हाइपोफेरिक्स आएगा और साथ साथ 3 to 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। लेटरली हमारे पास लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड आएंगे। ये हमारे पास लैरिक्स के ऊपर ही यूँ ग्लैंड लगा हुआ जिसे हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, तो इसके ये लोब्स होते हैं कि ये लोब है कि ये लोब है, ये फेरिक्स की साइडों पे आएगा। अगेन रिपीट करते हैं, लैरिक्स के ऊपर हेड बोन है और ज़ुबान है आपकी। इंफीरियर में देखूँ तो ट्रकिया है, साइडों पे अगर बात करूँगा तो मैं ये लोब्स आ जाएंगे थायराइड ग्लैंड के, और फ्रंट पे देखूँगा तो मसल्स आ जाएंगे जो हेड बोन के साथ अटैच होते हैं, और नेक मसल्स, और पोस्टीरियरली हमारे पास लेरिंजोफेरिक्स या फिर वर्टिब्रा आ जाएगा। ये इस तरह फेरिक्स होता है, ये लैरिक्स में ओपन होता है, तो लैरिक्स जो है वो फेरिक्स से थोड़ा सा आगे होता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि लैरिक्स के स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या है। द लैरिक्स इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल इरेगुलरली शेप्ड कार्टिलेजेस अटैच्ड टू ईच अदर बाय लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन्स। द मेन कार्टिलेजेस आर, कार्टिलेजेस इसमें होते हैं, ये बेसिकली स्मूथ टिश्यूज़ होते हैं, मसल्स आप कह सकते हैं। एक थायराइड कार्टिलेज है, एक क्रिकॉइड कार्टिलेज है, एक एरिटिनॉइड कार्टिलेज है और एक एपिग्लॉटिस है। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये हमारे पास लैरिक्स है, तो ये इतना बड़ा आपको जो नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, थायराइड कार्टिलेज, ये वाला हिस्सा थायराइड कार्टिलेज। उसके बाद ये जो नीचे है ये कार्टिलेज है, मसल्स होते हैं या टिश्यूज़ आप कह सकते हैं, ये मेरे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज है। उसके अलावा पोस्टीरियर, ये जो ज़रा सा बाहर मुझे नज़र आ रहा है ये एपिग्लॉटस है, ये पोस्टीरियर सरफेस पे होता है, फ्रंट व्यू से नहीं नज़र आता। अब ये इसी का पोस्टीरियर व्यू है लैरिक्स का। तो ये जो आपको लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये हमारे पास एपिग्लॉटस है, और ये जो आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं दो, ये इधर, इसको हम क्या कहते हैं, एरिटिनाइड कार्टिलेज। और एरिटिनाइड कार्टिलेज किधर होते हैं, क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर। तो ये इसके स्ट्रक्चर में कार्टिलेजेस हैं 4, थायराइड, क्रिकॉइड, एरिटिनाइड एंड एपिग्लॉटिस। और दूसरे इसमें लिगामेंट्स मेम्ब्रेन्स होती हैं जो इस कार्टिलेज को एक दूसरे के साथ और बोन के साथ अटैच करती हैं। अब हम थायराइड इन कार्टिलेज के बारे में दो लाइनें पढ़ लेते हैं। कार्टिलेज क्या, मोस्ट प्रोमिनेंट लेरिंजियल कार्टिलेज है। अब इस सब में आप देखें, एक ये हमारे पास थायराइड था, ये क्रिकॉइड था, उसके बाद ये एडिनॉइड आ गया और ये एपिग्लॉटिस। तो सबसे ज़्यादा बड़ा हमें कौन सा इसमें नज़र आता है, थायराइड कार्टिलेज। मेड ऑफ ह्यालिन कार्टिलेज, ह्यालिन कार्टिलेज कार्टिलेज की एक टाइप है, उसका बना हुआ होता है। इट लाइज टू द फ्रंट ऑफ द नेक, ये फ्रंट ऑफ नेक पे होता है। Its interior wall projects into a soft tissue of the front of throat forming the laryngeal prominence or Adam's apple. Adam's apple कौन बना रहा होता है, basically thyroid cartilage, which is easily felt and often visible in adult males. The thyroid cartilage forms most of the anterior and lateral walls of the larynx. Larynx की anterior और lateral walls maximum किससे बनी हुई होती हैं, thyroid cartilage से। उसके बाद हमारे पास द क्रिकॉइड कार्टिलेज, दिस लाइज बिलो द थायराइड कार्टिलेज एंड इज कम्पोज्ड ऑफ ए ह्यालिन कार्टिलेज। ये भी ह्यालिन कार्टिलेज का बना हुआ है और ये किधर होता है, थायराइड कार्टिलेज के नीचे होता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, क्रिकॉइड कार्टिलेज। इट इज़ शेप्ड लाइक ए सिग्नेट रिंग, ये रिंग की तरह होता है क्योंकि दोनों साइड से यूँ कवर कर रहे हैं लैरिंक्स को, तो ये रिंग की शेप में है। और द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज मार्क्स द एंड ऑफ द अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक कहाँ पे ख़त्म हो रहा होता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर से। ये यहाँ पे आपका अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक ख़त्म हो जाएगा। इसके नीचे कौन सा है, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक। एरिटिनाइड कार्टिलेजेस, दीज आर टू रफली pyramid shaped ह्यालिन कार्टिलेजेस होते हैं, सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द ब्रॉड पार्ट ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लैरिक्स। ये मैंने आपको बात बताई है कि क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर होते हैं रेटिनाइड कार्टिलेज। ये अटैचमेंट देते हैं किसको, वोकल कॉर्ड्स को। ये हमारे पास जो हैं ये रेटिनाइड कार्टिलेज हैं और इनसे आगे क्या चीज़ अटैच हुए हुए होते हैं, वोकल कॉर्ड्स। उसके बाद हमारे पास एपिग्लॉटिस लास्ट कार्टिलेज रह गया। दिस इज़ अ लीफ शेप्ड फिब्रोइलास्टिक। अब ये याद रखिएगा इसका कार्टिलेज चेंज है, बाकी तीनों ह्यालिन कार्टिलेज थे, ये कौन सा है, फिब्रोइलास्टिक कार्टिलेज अटैच टू द इनर सरफेस ऑफ द इंटीरियर वॉल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, और इट राइज ओब्लिकली अपवर्ड्स बिहाइंड द टंग एंड द बॉडी ऑफ द हेड बोन, उसके पीछे होता है ये। इफ द लैरिक्स इज लाइकेंड टू ए बॉक्स देन द एपिग्लॉटिस एक्ट्स एज अ लिड, इट क्लोजेज ऑफ the larynx during swallowing, protecting the lungs from accidental inhalation of foreign objects। ये क्या बात कह रहे हैं कि अगर हम लैरिक्स को ये समझ लें कि लैरिक्स इस तरह एक डब्बा है, तो एपिग्लॉटिस
ग्लॉटिस जो है ये इसका ढक्कन है, जिसका काम ये होता है कि जब बंदा खाना खा रहा है तो ये क्लोज़ हो जाएगा, इस तरह क्लोज़ हो जाएगा। क्लोज़ होने का मकसद क्या होता है कि जो खाना है वो इस तरफ ना आए बल्कि ऑसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाए। तो ये काम किसका है? एपिग्लॉटिस का। फिर इसकी ब्लड सप्लाई इसको सुपीरियर इंफीरियर लेरिंजियल आर्टरीज से मिलता है और ये ड्रेन होती है थायराइड वेन्स में, जो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बना देती हैं? इंटरजुगुलर वेन। जो फेरिक्स था उसने भी हमें क्या बनाया था? इंटरजुगुलर वेन। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई जो है इसको 10th क्रेनियल नर्व से मिल रही है और सिंपैथेटिक नर्व्स अगेन वो सेम है जैसे उसमें था, सुपीरियर सर्विकल गेंगलिया से मिलती है। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें लैरिंग्स से रिलेटेड। सर ये हम लोगों का आवाज़ जो भारी है ये लेरिंग्स की वजह से तो या किसी हार्मोन की वजह से? ये भारी क्यों होती है उसकी तो डिटेल फिजियोलॉजी में है कि फिलहाल आप ये समझें कि जो लैरिंग्स की आउट ग्रोथ है इसका भी कुछ रोल उसमें होता है। जो हमने एडम्स एप्पल की बात नहीं की कि वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है, लैरिंग्स ज़्यादा ग्रो कर जाता है, तो उसकी वजह से उसका भी कुछ रोल है। फुल जो इसकी डिटेल है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं वो फिजियोलॉजी की क्लास में इंशाल्लाह आएगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है द इंटीरियर ऑफ द लैरिक्स। द वोकल कॉर्ड्स आर टू पेल फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स विच कॉर्ड लाइक फ्री एजेस विच एक्सटेंड फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ द थायराइड प्रोमिनेंस। ये एडम्स एप्पल का दूसरा नाम क्या है? थायराइड प्रोमिनेंस। इंटीरियर टू द रेटिनाइड कार्टिलेजेस पोस्टीरियरली। वोकल कॉर्ड्स दो हमारे पास होते हैं। व्हेन नॉट इन यूज द वोकल कॉर्ड्स आर एडक्टेड, द स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस।